सभी को नमस्कार। आज के इस कालांश में हम कुंवर नारायण जी की लिखी हुई रचना कविता के बहाने पढ़ेंगे। यह रचना उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। कुंवर नारायण जी हिंदी साहित्य में तार सप्तक काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में कुल 4 तार सप्तक निकले हैं, जिनमें से तीसरे तार सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण। कविता के बहाने यह रचना हम पढ़नी शुरू करें उससे पहले इसका थोड़ा सा सार हम जान लेते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ ही उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सभी उपकरण मात्र हैं। अतः जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन अपने आप से ही टूट जाते हैं। तो आइए कविता की सार सहित व्याख्या करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखिए इस कविता में जो बात की है इस काव्यांश में कविता की उड़ान की। कविता की उड़ान से मतलब है कविता में जो वर्णित भाव हैं उनसे, उन भावों के माध्यम से कवि जो कल्पना करता है उनसे चिड़िया भी उड़ती है और कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन कैसे? अपनी कल्पना के सहारे। तो देखिए चिड़िया की उड़ान की भांति कविता की भी उड़ान होती है। कविता अपने भावों और कल्पना की सहायता से उड़ती है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, परंतु कवि अपनी कल्पना के सहारे देश व काल की सीमाओं के परे भी उड़ सकता है। चिड़िया अपने पंखों के सहारे इस घर उस घर, बाहर भीतर उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान व्यापक होती है। कविता कल्पना पंख लगाकर अनंत आकाश में उड़ सकती है और चिड़िया इस उड़ान को नहीं जान सकती। अर्थात एक चिड़िया कल्पना की उड़ान की जो सीमा रहित शक्ति है उसको नहीं समझ सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि की जो कल्पना की शक्ति है वो असीमित होती है और वो सीमाओं से परे तक उड़ सकती है। देखिए इसमें कुछ एक साथ साथ काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। जैसे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। आप देख रहे होंगे बहाने, जाने, भीतर, माने, जाने, इनके कारण, इन वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे तुकबंदी जो है वो हो गई है कविता में। आइए अगला जो है काव्यांश वो हम देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि यहाँ पर तुलना करते हैं कविता के खिलने से। कविता का खिलना मतलब कविता का सृजन होना, कविता की रचना करना, और फूल भी खिलता है, लेकिन फूलों का खिलना एक निश्चित समय अवधि तक ही होता है, उसके बाद फूल खिलकर मुरझा जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि एक कविता की एक बार रचना हो जाए तो वह लंबे समय तक जो है वो पढ़ी जाती है, हमेशा जीवित रहती है, कभी मुरझाती नहीं। देखिए कविता फूलों की भांति विकसित होती है। कविता के खिलने की प्रक्रिया को फूल नहीं समझ सकते। फूल बाहर भीतर इस घर उस घर में खिलते हैं और कुछ समय बाद मुरझा भी जाते हैं। अर्थात फूल ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, वे नश्वर होते हैं। परंतु इसके विपरीत कविता बिना मुरझाए, अर्थात कविता में जो भाव हैं वो लंबे समय तक समाहित रहते हैं और उन भावों की महक से कविता महकती रहती है। वहीं दूसरी ओर फूल बिना मुरझाए इस रहस्य को, कविता के इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। कविता एक बार खिलकर कभी मुरझाती नहीं, बल्कि हमेशा नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। अंतिम काव्यांश देखिए।
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो देखिए यहाँ पर पहले जो दो काव्यांश थे उन दो काव्यांशों में तुलना है और यहाँ पर कविता को बच्चे के बराबर बताया है, बच्चे के समानांतर बताया कि जिस प्रकार बच्चा अपने पराये का भेद नहीं समझता, जिस प्रकार बच्चा सबको एक कर देता है, जिस प्रकार बच्चे में भावनाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं, वैसे ही कविता है। कविता भी जो है वो काल की सीमाओं से परे होती है, उसके अंदर वर्णित जो भाव हैं वो सबको एक करने का प्रयास करते हैं। तो ये भाव को बताने का प्रयास इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो देखिए कवि ने बच्चे और उनके खेल की तुलना कविता से की है और कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चों के खेल सीमा रहित होते हैं, उसी प्रकार कविता में भी कोई बंधन नहीं होता। कविता शब्दों का खेल है। कविता में रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, जो कि पढ़ने वाला जो पाठक है उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद समझे बिना, सीमाओं का ध्यान रखे बिना सभी को एक कर देते हैं, इसी प्रकार कविता भी सीमाओं को नहीं जानती, वह समाज को एक सूत्र में बांधती है, सभी के प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न करती है। कवि की कल्पना बच्चों की कल्पना की भांति असीम है। बच्चे और कविता दोनों में ही भावना सर्वश्रेष्ठ होती है, जिस कारण कविता जो है वो हृदय के नजदीक होती है और कविता के द्वारा रचनात्मक जो विचार हैं उन विचारों को कवि लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे पूरा जो भी पाठक पढ़ेगा वो एकता के सूत्र में बंधकर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो यह हमारी कविता थी। इस कविता के साथ साथ हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। जो कविता के तीनों काव्यांश हैं, इन काव्यांशों के माध्यम से कवि ने बताया है कि कविता चिरस्थायी होती है, लंबे समय तक रहती है, एक सूत्र में बांधने वाली है और रचनात्मक होती है। कुंवर नारायण आधुनिक साहित्य के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में साहित्य खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया है। कविता में अनुप्रास, प्रश्न, वक्रोक्ति, मानवीकरण और रूपक इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कविता आधुनिक काल की है तो मुक्त छंद का होना निश्चित ही है। तुकबंदी का प्रयोग है, बहाने, माने, जाने, इस तरह के वर्णों के आपस में मिलने से कविता में छंद तो नहीं है लेकिन तुकबंदी का समावेश हुआ है। कविता में बहुत सारे बिंब हैं, चिड़िया का उड़ना एक बिंब है, बच्चे का खेलना एक बिंब है, फूलों का खिलकर मुरझाना एक बिंब है, जिसके कारण कविता में दृश्यात्मकता का समावेश हुआ है। तो आप कविता को ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद।